करके हमारा जोश बढ़ाने की जो उनकी क्षमता थी उसको याद करते कृतज्ञता अनुभव होती। मैं जैसा कि बताया गया सन 82 से पढ़ा रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट क्लासेस को पढ़ाता था और अंडर ग्रेजुएट क्लासेस को पढ़ाता था। यहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। कुछ दिन तक बीएचयू में मालवीय चेयर प्रोफेसर भी था और तमाम बातें वंदना ने बताई ही। आज यहाँ जब मैं अपने पढ़ाए हुए सीधे जिन्हें पढ़ाया ऐसे कई विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ बतौर प्रोफेसर के, वंदना है, रामचंद्र हैं, राजेश हैं, गंगा साहब हैं और मित्र हैं, तो सचमुच वंदना, रामचंद्र, अन्य मित्रों के साथ और आप लोग जो मेरे छात्रों के छात्र हैं, बहुत गहरी कृतज्ञता के साथ मेरे निर्माण में आप सबका जो योगदान है उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को सबको आभार। वंदना ने ठीक कहा, मैं चाहता था अधूरी आधुनिकता पर बात करना, लेकिन वंदना झाए है तो महफिल होने के नाते न्याय की विद्वान है, जन्मजात विद्वान होते हैं महफिल न्याय शास्त्र के, और न्याय वाइदा भारतीय दर्शन परंपरा में जस्टिस को नहीं कहती, तर्क को कहती है, लॉजिक को। तो उन्होंने वही लॉजिक दिया। तो मैं महफिल ना सही, मैं भी पछाका बढ़िया हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप चाहे जो वैसा रख लीजिए, बोलूंगा मैं वही जो मुझे बोलूंगा। अब मैं थोड़ा विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है किंचित जटिल भी हो सकता है और थोड़ा अधिक समय हो सकता है लग जाए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा बहुत संक्षिप्त में बात करने की, लेकिन अगर आप उगने लगे, जो कि स्वाभाविक है, कितनी देर कोई किसी को सुन सकता है, तो ऐसे चुपचाप निकलने का रास्ता है ना, तो अपने धीरे से पलायन कर जाइएगा और कृपा करके ये जो चल बोला है इसको साइलेंट मोड में रखिएगा। इसकी घंटी की आवाज सुनकर बहुत असुविधा होती है और सारा क्रम मेरा बिगड़ जाता है। तो आधुनिकता के आयाम या अधूरी आधुनिकता, पहला सवाल तो ये कि हम आधुनिकता की चिंता करें ही। आधुनिकता अधूरी हो, पूरी हो, जिंदा रहे, मर जाए, हमारी विरासत। आधुनिकता इतना महत्वपूर्ण पद क्यों है कि हम उसकी चिंता करें? है क्या आधुनिकता? एक तो ये सवाल हम अपने मन में रखें और इसके साथ ये ध्यान रखें कि एक वास्तविकता है कि किसी भी गंभीर महत्वपूर्ण कैटेगरी की तरह आधुनिकता की भी परिभाषा निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि परिभाषा हो नहीं सकती, लेकिन कंटेस्टेड, हर डेफिनेशन कंटेस्टेड डेफिनेशन हो सकती है, अस्पष्टता है। मेरी पुस्तक अकथ कहानी प्रेम की समीक्षा करते हुए प्रोफेसर डेविड लॉरेंजन ने, चूंकि मैंने उसमें देशज आधुनिकता की बात की है, उन्होंने सवाल उठाया कि पुरुषोत्तम देशज आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन आधुनिकता है क्या? ये डिस्क्रिप्टिव है या प्रिस्क्रिप्टिव है? वर्णनात्मक है या नियामक है? जो कुछ समकालीन है सब आधुनिक है क्या? एटम बम से लेकर टूथब्रश तक, ओसामा बिन लादेन से लेकर के शकीरा तक या करीना कपूर तक, जो कुछ है मास इंडस्ट्री, मास एंटरटेनमेंट, पॉर्न इंडस्ट्री, हाई आर्ट कल्चर, सब आधुनिक है। तो है क्या? आधुनिक है क्या? डेविड लॉरेंजन जो बात कह रहे हैं उसके एक पहलू पर हम ध्यान दें कि आधुनिक शब्द का एक प्रयोग समकालीन या नए के अर्थ में हमेशा से होता है। 12वीं सदी के आचार्य उदयन ने जब अपने आप को आधुनिक कहा, वयम आधुनिका, और दूसरे नैयायिक विद्वानों को जीर्ण कहा, पुराने,
ये लोग पुराने पड़ गए, हम आधुनिक विद्वान हैं। लगभग इसी अर्थ में आधुनिक शब्द का यूरोप के इतिहास में पहली बार प्रयोग 5वीं सदी में उस यूरोप को जो ईसाई हो चुका था उसे ईसाइयत के पहले के पैगन यूरोप से अलगाने के लिए, पैगन एंड रोमन यूरोप जिसको कहते हैं, उससे अलगाने के लिए 5वीं सदी में मॉडर्न शब्द का प्रयोग किया गया। यूरोप के संदर्भ में इस तरह के प्रयोगों को ट्रेस करते हुए जर्मन हैबरमास ने नोट किया है कि एक पहचान तो आधुनिकता की ये हो सकती है कि जहां पुराने से नए में रूपांतरण की आत्मचेतना मौजूद, बदलाव हो रहा है, इस बात के प्रति हम चेतस हैं और हम अलग हो रहे हैं पुराने से। जब उदयन कह रहे हैं कि पुराने अलग हैं और हम अलग हैं, 5वीं सदी के यूरोपीय कलाकार या विद्वान कह रहे हैं कि वो अलग थे, हम अलग हैं, तो एक तो ये बोध बहुत ही प्रारंभिक रूप से माना जा सकता है कि आधुनिकता की एक पहचान बनता है। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत चूंकि ठीक नहीं है, पिछले कई दिनों से वायरल में था मैं, तो आपको असुविधा हो रही होगी। सवाल ये पैदा होता है कि इस रूपांतरण के आत्मचेतस हो या ना हो, इसके क्या आयाम है। अगेन मॉडर्निटी के डिफाइनिंग फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो जैसे मार्क्स की धारणा हम सब जानते हैं, पूंजीवाद, पूंजीवादी उत्पादन पद्धति। मैक्स वेबर के अनुसार मेरिट बेस्ड न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी से चलने वाला एडमिनिस्ट्रेशन। खुद हैबरमास के अनुसार विज्ञान, टेक्निक, ऑब्जेक्टिव जस्टिस सिस्टम, सेकुलर हाई कल्चर, यानी इस तरह की संस्कृति जिसमें धर्म का कंट्रीब्यूशन कम हो बल्कि लौकिक चिंताएं अधिक हो। अब इसमें से सवाल उठता है कि कौन सा नियामक तत्व अधिक प्रमाणित है। हम पूंजीवाद के आधार पर आधुनिकता पहचाने, सेकुलर हाई कल्चर के आधार पर आधुनिकता को पहचाने, या ब्यूरोक्रेसी के आधार पर आधुनिकता को पहचाने। तो डेविड लॉरेंजन ने जो सवाल उठाया बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं इस पर सोचता रहा हूं और अकत कहानी प्रेम की 2009 में छपी थी, तब से लेके अब तक असल में उसके पहले से आधुनिकता से जुड़े हुए सवाल मुझे उद्वेल करते रहे हैं और इसका कुछ संकेत आप इस व्याख्यान में पाएंगे। मैं इस पर सोचता रहा हूं और उस सोच के ही कुछ हिस्से आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। हैबरमास पर लौटे फिर से। 1980 में हैबरमास को एडोर्नो पुरस्कार दिया गया था। आप जानते हैं एडोर्नो फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रसिद्ध विचारक, तो उनकी स्मृति में स्थापित पुरस्कार हैबरमास को दिया गया 1980 में, जुर्गन हैबरमास। तो जो एक्सेप्टेंस स्पीच थी, छोटी सी स्पीच है लेकिन बहुत गंभीर वक्तव्य है, वो 7-8 पेज का। उस स्पीच को हैबरमास ने टाइटल दिया है द अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी। अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी, वहीं से मैं वो शीर्षक लेना चाहता था, अधूरिया। हैबरमास इस बात के प्रति सचेत है, इस बात को रेखांकित कर रहे हैं और अब एक एक इस अभिव्यक्ति के एक एक पद को हम रिपोर्ट करेंगे कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके अनफिनिश्ड रह जाने की चर्चा हैबरमास कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ था, उस प्रोजेक्ट में क्या चीजें थी जो ना हो पाने के कारण हैबरमास को वो प्रोजेक्ट अनफिनिश्ड लग रहा है, और उसके अनफिनिश्ड रह जाने के क्या कारण है। और अगेन ये सवाल लगातार मन में बनाए रखिएगा कि क्या ये एक प्योरली एकेडमिक चर्चा है या इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी कोई संबंध। अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी। आजकल हमें इमरजेंसी बहुत है। तो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित करता है। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं क्लास में और पढ़ाते हैं, बात खत्म हो जाती है। हैबरमास ने उस लेक्चर में
डेनियल बेल को याद किया। डेनियल बेल आप लोगों ने यकीनन अपनी के कक्षाओं में पढ़े होंगे या एमपी में पढ़े होंगे। उनकी एक किताब बहुत प्रसिद्ध है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। लेकिन एक लिहाज से उनकी अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है 1976 में प्रकाशित कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म। हैबरमास 1980 में दिए गए लेक्चर में उस किताब में की गई स्थापनाओं को याद करते हैं। डेनियल बेल की स्थापना उसमें ये थी, ध्यान दीजिएगा, ये किताब छपी है 1976 में। 1976 वो वर्ष है जब वियतनाम युद्ध में अमेरिका पराजित हो चुका है और इसके चलते अमेरिका में एक गहरा आत्ममंथन, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की नीतियों के प्रति नौजवानों में घनघोर असंतोष, कैंपस राइट्स, नस्ल भेदी नीतियों के कारण समाज में व्यापक असंतोष, इधर यूरोप में पार्टी बंद, मार्क्सवाद के प्रति असंतोष और छात्रों का विद्रोह, सोवियत संघ और बाकी यूरोप के संबंधों में विचित्र प्रकार का तनाव, दुनिया भर में शीत युद्ध की छाया एक तरह से पूरे उसमें छाई हुई। ये वो संदर्भ है जिसमें डेनियल बेल 1976 में बता रहे हैं कि असल में जो कैपिटलिज्म का संकट है वो इस कल्चरल मॉडर्निटी से पैदा हुआ है। उनका आशय था ये सवाल करने की, जो कल्चर पैदा हो रही थी, लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी में चुपचाप सर झुका के क्लास अटेंड करने की बजाय नारेबाजी करने लगे थे, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, पारंपरिक हर प्रकार की मान्यता, चाहे वो परिवार की पवित्रता को लेकर हो, चाहे वो सेक्स संबंधों की पवित्रता को लेकर हो, हर मान्यता जो है वो प्रश्नविद्ध हो रही थी। पूरा एक अद्भुत बेचैनी का समय था। सन 76-77 मतलब वो पूरा 70s 80s मैं और मणिंद्र उस समय, वैसे तो अभी भी हुआ है लेकिन उस समय कैलेंडर के लिहाज से भी हुआ था। वो हम सब लोगों ने देखा है, हमारी पीढ़ी के लोगों को याद है वो बेचैनी, विश्वव्यापी बेचैनी। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंटेरोगेशन की कल्चर है इसने समाज में एक मॉरल और स्पिरिचुअल वैक्यूम पैदा कर दिया, इसलिए डिसोबीडियंस पैदा हो रहा है, मर्यादाओं के उल्लंघन की स्थिति पैदा हो रही है और इससे निकलने का एक ही उपाय है कि रिलीजियस स्पिरिट का रिवाइवल किया जाए। ये बात 1976 की थी। आप थोड़ा ध्यान दें तो 2025 में भी ये बात लागू है। आज भी केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में जो रिलीजियस स्पिरिट का रिवाइवल हो रहा है उसका एक गहरा संबंध उन असंतोषों से है जिसका समाधान खोजने में ये विश्व व्यवस्था लगभग असफल हो चुकी है। पूंजीवाद के जो आंतरिक नैतिक संकट है, मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने इससे अवगत हैं या नहीं। मणिंद्र का बहुत अच्छा काम है इस पर, इनके अनेक पेपर हैं, आपको पढ़ने चाहिए, ऑन द इनहेरेंट क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म। हैबरमास ने प्रिसाइसली ये पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि असल में गलती कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सिस्टम की है जिसको डेनियल बेल जैसे लोग कल्चरल मॉडर्निटी पर आरोपित कर रहे हैं। जिस असंतोष से डेनियल बेल दुखी है और जिसके निदान के तौर पर रिलीजियस स्पिरिट की मांग कर रहे हैं, वो तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में अंतर्निहित है और इसलिए आप कितनी भी रिलीजियस स्पिरिट ले आइए उसका समाधान नहीं होने वाला, वो कॉन्ट्राडिक्शन बना रहेगा। आप ध्यान दें इस बात पर, इस बात को अपने समय से सुनें। आज हिंदुस्तान में, दुनिया भर में, हिंदुस्तान की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंस का हिस्सा है। हिंदुस्तान में अगर आप आज शाम को टेलीविजन देखें तो आपको एहसास नहीं होगा कि इस देश में गरीबी नाम की कोई समस्या बाकी बची। आपको एहसास नहीं होगा कि इस देश में डेप्रीवेशन या असंतोष नाम की कोई समस्या बाकी बची है। यहाँ समस्या बची है केवल हिंदू और मुसलमान की। समस्या बची है कि कौन से महाराज ज्यादा प्रामाणिक है क्योंकि वो संस्कृत जानते या नहीं जानते। समस्या बची है तो ये बची है कि कौन से स्वामी जी सचमुच चमत्कारी है या नहीं है, किसकी पर्ची ज्यादा सही निकलती है, किसकी नहीं निकलती है।
ये जो स्थिति बनी है, ये स्थिति बनी है कि जो वास्तविक सिस्टम है उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का कोई समाधान सिस्टम के भीतर तो नहीं। आप सोचें, आप नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ बैठे हैं, 2-3 महीने पहले इस देश के 2 बड़े उद्योगपतियों ने और एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए एक बड़े उच्च पदस्थ व्यक्ति ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए नौजवानों को कम से कम 70 घंटे, एक ने कहा 90 घंटे हर हफ्ते काम करना चाहिए। बिना मजाक में जाए, इस पर जरा गौर कीजिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 14 या 15 घंटे रोजाना राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है वो आप जानते हैं। अधिक से अधिक संसाधन का उपयोग करके अधिक से अधिक मुनाफा कम से कम उजरत के बराबर, एज सिंपल एज दैट। एनीवे, 15 घंटे वो काम करता है, बाकी बचे 9 घंटे में से कुछ घंटे तो सोएगा, क्योंकि लैपटॉप भी बंद करना पड़ता है वरना ओवरहीट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। कुछ घंटे तो आराम देना पड़ेगा शरीर को, कुछ घंटे इस अनित्य संसार में जो नित्य कर्म है उसके लिए भी चाहिए। आपके पास इस सबसे फारिग होने के बाद संभवतः 1.5-2 घंटे बचेंगे। इन बचे हुए 1.5-2 घंटों में आप कैसे पति होंगे, कैसी पत्नी होंगी, कैसे पिता होंगे, कैसे पुत्र, किस तरह के मानवीय संबंध आपके बनेंगे। क्या ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक नहीं होगा कि आप सुबह से शाम तक कुंठा और क्रोध में भरे रहें? और जरा सी बात होगी, बनारस में घटना हुई है, यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर घटना हुई, पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ और एक प्रोफेसर के परिवार ने दूसरे प्रोफेसर की जान दी विद इन दी कैंपस। और इसमें रोचक बात यह है कि बचाने कोई नहीं। ये कल्चरल मॉडर्निटी का कमाल नहीं है, ये उस सिस्टम का कमाल है जिसमें आपके जिंदा रहने की शर्त यह है कि चुपचाप सर झुका करके काम करते चले जाओ और अपने घर जाओ। हैबरमास ने 2 टूक कहा कि डैनियल बेल सही समस्या पकड़ रहे हैं, लेकिन निदान उसका एक समस्या कल्चरल मॉडर्निटी में नहीं, समस्या कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम में है। लेकिन मॉडर्निटी जिसको हम कहते हैं, इस पर मैं आऊंगा भी थोड़ी देर में, उसकी विफलता कम से कम यूरोप में सर्वस्वीकृत। उसको लेकर के हैबरमास 1980 में भी, आप में से जिनको भी दुनिया के बौद्धिक इतिहास में दिलचस्पी है वो याद कर सकते हैं कि ये वो समय है जब फ्रांस में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तेजी से पोस्ट मॉडर्निज्म में बदल रहा है। मॉडर्निटी के सभी प्रस्थान संदिग्ध माने जा रहे हैं, एनलाइटनमेंट के वैल्यूज को प्रश्नविद्ध किया जा रहा है। और उस समय हैबरमास मॉडर्निटी के एक एडवोकेट की तरह, उसके एक प्रवक्ता की तरह सामने आ रहे हैं। और हैबरमास का ये रोल आज तक जारी है और इसलिए वो एक बहुत ही सम्मानित और चर्चित विचारक के रूप में आज भी दुनिया भर में सम्मानित है। हैबरमास ने इसी लेक्चर में अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी में स्वीकार किया कि हाँ कुछ समस्याएं हैं। कल्चरल मॉडर्निटी ने अपने एपोरियाज क्रिएट किए। एपोरिया ग्रीक परंपरा से लिया गया बड़ा मजेदार शब्द है, इसका हिंदी या किसी अन्य भाषा में अनुवाद असंभव। ये उस रिटोरिक का एक हिस्सा है और एपोरिया कहते हैं उस स्थिति को, उस किसी वक्तव्य के ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन को जिसको रिजॉल्व करना लॉजिकली असंभव। और इसका क्लासिकल उदाहरण ये माना जाता है, ग्रीस में क्रेट नाम का नगर था जिसके बारे में लिखे पानी। थैंक यू।